नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। आरसीए में लंबे समय से चली आ रही खींचतान आज समाप्त हो गई है। धनंजय सिंह को आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की बैठक में धनंजय सिंह के नाम पर मुहर लगी है। हालांकि अध्यक्ष के नाम के लिए पहले एजीएम बुलाई गई थी, लेकिन एजीएम में फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद धनंजय सिंह को ईसी ने कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है और इसके साथ ही 21 दिन के नोटिस के साथ चुनाव की भी बात कही है। साथ ही नए चुनाव को लेकर भी ऐलान किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। गौरतलब है कि धनंजय सिंह मंत्री गजेंद्र सिंह खनिस्कर के बेटे हैं। साथ में आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय में बातचीत करने के लिए मौजूद है। धनंजय जी, क्या कुछ प्राथमिकताएं वो रहने वाली हैं आरसीए को लेकर के? आप कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी होगी? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का एमओयू एक्सपायर हुआ है, उसको बहुत ही जल्द हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। भले ही अगर स्पोर्ट्स काउंसिल का टकराव होता है, किसी का टकराव होता है, तो हमारे जो है खिलाड़ी जो है वो पिछड़ता है, क्रिकेट पिछड़ता है। तो प्रयास यही रहेगा कि सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के एक नया एमओयू साइन किया जाए। स्टेडियम का एमओयू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आरसीए की किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? आईपीएल के मैच होने वाले हैं। प्रयास यही रहेगा, मैंने जैसे बताया, किसी किस्म का टकराव नहीं हो और बीसीसीआई, स्पोर्ट्स काउंसिल, राज्य सरकार से, खेल मंत्री जी से चर्चा करके ये प्रयास किया जाए कि आरसीए का भी आईपीएल में कुछ ना कुछ रोल हो। नया स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो है वो बन रहा है, अभी उसका काम अटका हुआ है। अब आप अध्यक्ष बन गए हैं, तो किस तरह से उसको प्रायोरिटी मिलेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया, आधा घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी मेरे को काफी जानकारी है। प्रयास ये किया जाएगा कि नए स्टेडियम का जल्द से जल्द काम हो, ताकि हमारे प्रदेश को, अब देखो पूरे देश में, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए स्टेडियम बन रहे हैं, तो हमारे भी जयपुर के पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जो इसका कार्य रुका हुआ है, शीघ्र ही जल्दी इसे रिकॉर्ड स्पीड में कंप्लीट किया जाए। ये भी खिलाड़ी हैं, आप एकेडमी चला रहे हैं खिमसर में, आप एकेडमी की प्लान कर रहे हैं। मैं एकेडमी का प्लान कर रहा हूँ। अब आरसीए की एकेडमी भी जरूरी यहाँ पर बनने की प्लानिंग करी गई, लेकिन हो नहीं पाया। अब किस तरह से उस पर आप अध्यक्ष के? जितने भी इलाके क्रिकेट संघ हैं, उनके अध्यक्ष और पदाधिकारियों को सबको साथ लेके चलेंगे और प्रयास ये करेंगे कि राजस्थान में क्रिकेट आगे बढ़े। राजस्थान के अलग अलग जोन्स बना के हम अकेडमीज बनाएं और उसी के साथ मेरी प्राथमिकता कोई राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन करने में नहीं रहेगी। टैलेंट हंट, ग्रामीण राजस्थान, हमारे शहरों में गली गली में बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मुझे आगे अवसर मिला तो हम इन प्लेयर्स को, इन खिलाड़ियों को, सब जूनियर लेवल हो, कोई भी लेवल हो, इनको हम खोजने का प्रयास करेंगे। आपने कहा सर, वैभव गहलोत जी को भी अगर वो अच्छे पॉजिटिव सुझाव लाते हैं तो उनको साथ ले जाएंगे, लेकिन पराक्रम सिंह जी भी ऑलरेडी अभी क्रिकेट की राजनीति में है। किस तरह से आप देखते हैं कि सब पॉजिटिविटी से आगे बढ़े? पराक्रम सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, कई सालों से मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहा है। ये तो एक मीडिया क्रिएटेड हाइप थी, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मेरे पे आगे भी इसी तरह बना रहेगा। वहीं धनंजय सिंह के आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने पर उनके पिता और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खनिस्कर ने क्या कहा, आप भी वो सुनिए। मेरे साथ में आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय में बातचीत करने के लिए मौजूद है। धनंजय जी, क्या कुछ प्राथमिकताएं वो रहने वाली हैं आरसीए को लेकर के? आप कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी होगी? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा के हेड हैं और आपके आईपीएल के जो है धूमल जी हैं, दोनों हमारी पार्टी के लोग हैं और आरसीए भी हम आ जाते हैं उसके अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि एक क्रिकेट के लिए ये जो अगले 5 साल है, एक राजस्थान के लिए बहुत भारी गोल्डन मोमेंट होगा कि एक संगम हो जाएगा तीनों का, आईपीएल, बीसीसीआई और आरसीए। और मैं ये सोचता हूँ कि ये हो जाता है तो ये पॉलिटिक्स, ये पार्टी वो पार्टी को छोड़ के राजस्थान की क्रिकेट के लिए ये बहुत बढ़िया होगा। मैं जब मंत्री था उस टाइम बीसीसीआई ने कहा कि हम मैचेस, हम वंचित थे कितने साल तक मैचेस के, तो मैंने जाके बोला कि भाई आपकी लड़ाई के पीछे राजस्थान को क्यों दुख दे रहे हो आप, है ना, बैठ के करो। तो उन्होंने कहा भाई आप इस टूर्नामेंट को आईपीएल को रन करोगे तो हम देंगे, पर हम इनको नहीं देंगे, हम आरसीए को। तो मैंने कहा चलो स्पोर्ट्स काउंसिल।
और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह के बीच अदावत का ये पूरा मामला है। बीजेपी ने कहा सुलटा लेंगे मामला, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, गजेंद्र सिंह खेमस्कर ने कहा है। और साथ ही परिवार में मतभेद है, मनभेद नहीं, गजेंद्र खेमस्कर की तरफ से कहा गया। जल्द होगा मामले का हल। तो फिलहाल आपको बता दें कि गजेंद्र शेखावत इससे ऊपर कोई है नहीं। अब अपने जो है फैमिली के अंदर आप अब हमारे अपने खुद के घर के परिवार में भी देख लो, अपने कई तरह जो है थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं, पर मनभेद नहीं है। जो भी है दोनों मिलके आपस में सुलटा के, और जब हम लड़ाई साथ लड़ रहे हैं तो वो इनको एक होके और कोई जो रंजिशें हैं उनको मिटो के सेम साफ करके, और समस्या बिल्कुल 1-2 दिन में दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कल कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, पूर्व विधायक विजय पाल मिर्धा, कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा और भीलवाड़ा के वरिष्ठ नेता रामपाल शर्मा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ चुके कई कांग्रेस प्रत्याशी, कई जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में कल सुबह 11 बजे सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग होनी है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, ये बड़े नाम जो हैं बताए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खिलाड़ीलाल, विजय पाल मिर्धा भी दामन थामेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ी सेंधमारी जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से राजस्थान को और भी झटके लगने वाले हैं? माना यह जा रहा है कि कल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के बढ़ते कुनबे पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये जो है बीजेपी का पलड़ा भारी होता जा रहा है। लोगों को मालूम है मोदी जी आ रहे हैं, भारी बहुमत से आ रहे हैं, और उनको मालूम है कि कांग्रेस में ना तो यहाँ पर सरकार है ना केंद्र में बनेगी। तो जो आ रहे हैं तो वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको मालूम है कि भाई सत्ता जो है बीजेपी की रहेगी, दोनों स्टेट में, एक में तो है और सेंटर में भी आएगी। तो जो वो कर रहे हैं तो सोच समझ के अच्छा कदम ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोटा में हुए दर्दनाक हादसे में 5 बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर है। 5 का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें एक बच्चा 90% से अधिक झुलसा हुआ है। साथ ही एक बच्चा जिसका हाथ बचाने के लिए सर्जरी भी की गई है। आज चिकित्सा मंत्री ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमस्कर ने कहा है कि इस मामले की जांच जिला कलेक्टर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में बिजली की लाइन किसने बिछाई, इसकी जांच हो रही है। अवैध कॉलोनी नंबर 1 है, और फिर वो जो बिजली की लाइन किसने बिछाई, सबसे भारी कल्प्रेट तो है कि बिजली की लाइन, वो जो हाई वोल्टेज वाली लाइन बिछाई किसने। कच्ची बस्ती है, ठीक है, और उसके अंदर मान लो अवैध है, पर बिजली वाला कोई बिजली डिपार्टमेंट कोई तो लेके गया ना वहाँ पर। हाँ, वो तो वहीं के रहने वाले हैं। तो ये मतलब ऐसी घटना जो है ऐसे शुभ अवसर पर, और बच्चे उत्साह के साथ, बच्चे क्या उत्साह के साथ शिवजी का त्यौहार मना रहे थे, शिवरात्रि मना रहे थे। इट शुडंट हैव हैपेंड। अभी आपने जाना इन बच्चों में जो 5 बच्चे हैं उनमें 35% बर्न से लेकर के 92% बर्न तक के बच्चे हैं, जिसमें जो एक बच्चा है वो काफ़ी गंभीर है, जिसको 92% बर्न है, वो आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे।
झुंझुनू से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू में एक बार फिर डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर एसीबी की टीम पहुंची है। झुंझुनू स्थित डॉक्टर रंजन लांबा के मकान, फार्म हाउस और उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता लांबा के अस्पताल स्पार हॉस्पिटल की वैल्यूएशन करने के लिए जयपुर से विशेष टीम आई है। एसीबी एएसपी इस्माइल खान ने बताया है कि फिलहाल जिन 22 प्रॉपर्टियों की जानकारी सामने आई है उन सभी की बाजार कीमत का आकलन किया जा रहा है। इसके लिए टीम बुलाई गई है। इसके अलावा एक विशेष टीम अस्पताल की मशीनरी का भी वैल्यूएशन करेगी। ये सर उस प्रकरण में जो प्रॉपर्टी थी पब्लिक सर्वेंट की उससे जुड़ी हुई, उसके लिए वैल्यूअर टीम बुलाई है जिनका वैल्यूएशन कराना है। इस संपत्ति की कीमत क्या है उसको फिर इस प्रकरण में जोड़ेंगे। टेक्निकल सदस्य हैं, कुछ अधिकारी तो है जो मशीनों का, इक्विपमेंट्स का वो वैल्यूएशन करेंगे, कुछ बिल्डिंग का, मटेरियल का वो वैल्यूएशन करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के भीलवाड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान न्यूज 18 संवाददाता राहुल कौशिक से खास बातचीत करते हुए विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि इस बार बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करेगी और एनडीए में 400 जीतेगी। विदेश राज्य मंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता मीनाक्षी लेखी जी भीलवाड़ा पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करेंगे। मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भीलवाड़ा मैम। कहीं ना कहीं महिला दिवस पे एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है मोदी सरकार द्वारा, 100 रुपए की छूट दी है सिलेंडर पे, कैसा मानते हैं आप इसको? देखिए, महिलाओं का काफी फोकस जो है या काफी समय बच्चों की, परिवार की देखरेख में जाता है और गैस सिलेंडर जैसी चीज उनकी स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है कि उनको स्वच्छ ईंधन मिले और साथ में अगर उसकी कीमत कम होती है और 100 रुपए जैसी चीज कम होती है तो एक बहुत बड़ी राहत है परिवार के लिए। और समझिए कि जो पैसा हाथ में बचता है वही कमाई है, तो जो कम खर्चा हुआ वो महिलाओं के लिए एक सौगात है और बड़ी सौगात के रूप में मैं इसे देखती हूँ। खासतौर पे वो गृहिणी जिसको परिवार की देखरेख करनी होती है, भोजन का प्रबंध करना होता है, तो उसके हाथ में जो बचत है ये उसकी अपनी बचत है। मैम, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, आप खुद रूट लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, भीलवाड़ा दौरा भी है, लोगों का क्या रुख लग रहा है? भाजपा लगातार 400 पार की बात कर रही है, क्या रहेंगे परिणाम, क्या उम्मीद है आपको? मुझे जो रुख लग रहा है वो तो बिल्कुल पूरा मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का ही रुख दिखाई दे रहा है। और जहां तक पार्टी संगठन सब लोग मिलके हमारा जो आंकड़ा है उसमें 370 भाजपा पार करेगी और 400 पार जो है वो एनडीए का, और सारा इंतजाम हमने उसको ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए किया हुआ है। इंडिया अलायंस का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा? नहीं, उनका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए ही प्लानिंग है कि उनका कोई इम्पैक्ट ना हो और हम सब लोग संगठित रूप से चुनाव लड़ें, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ें। ये थे हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, लगातार अपने दबंग अंदाज और अपने रूट लेवल पे लोगों से पहुंचकर जो बात करते हैं उसके तहत इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वापस रिपीट होगी और सरकार 400 पार सीट लाएगी। वीडियो अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पैरालंपिक कमेटी को मिला नया अध्यक्ष। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया बने अध्यक्ष। पैरालंपिक कमेटी के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित। नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में हुए चुनाव। पैरालंपिक कमेटी को मिला है नया अध्यक्ष। नई दिल्ली में चुनाव हुआ है। देवेंद्र चूरू से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो पैरालंपिक कमेटी को नया अध्यक्ष मिला है। चूरू से ये सांसद है और अपने आप में बड़ी जगह मिली है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों से 1200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित लोग राजधानी जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। पीड़ितों ने ऊपर से वीडियो बनाकर अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया है, जिसके बाद से ही अधिकारी उन्हें मनाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगे हैं। गुजरात की इस कंपनी के खिलाफ 1200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का मामला दर्ज है। अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में इस घोटाले का शिकार लोग परेशान हुए हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए अब जयपुर के 22 गोदाम इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ गए।
संवाददाता लवली वधवा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। लवली, देखिए पानी की टंकी पर 16 से अधिक लोग चढ़े हैं, क्या इनकी मांगे हैं? देखिए इनकी एक ही मांग है कि जो कंपनी है, जिस कंपनी ने इनसे इन्वेस्टमेंट कराया और 14 महीने में पैसा डबल करने का वादा किया था, वो कंपनी जो है वो उसके पदाधिकारियों ने अपना ऑफिस बंद कर दिया है। वो बताया जा रहा है कि वो फरार हो चुके हैं। उन पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ में जो है कंपनी के से जो पैसा उन्होंने लिया है उसकी रिकवरी की मोटे तौर पर जो है वो मांग जो है वो ये लोग कर रहे हैं। और जो इलाके के जो एडिशनल डीसीपी हैं पारस जैन, वो उनसे समझाइश लगातार कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। टंकी पर बैठे सभी जो भी पीड़ित हैं उन पर, और उनसे बातचीत करके इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश पूरी कर रही है पुलिस, ताकि बातचीत बने और बातचीत बनने के बाद में शायद आगे का कोई रास्ता खुल सके। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कंपनी के पदाधिकारियों को नजर रखी जा रही है और जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लवली तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब अगली खबर अलवर से है, जहां बड़ी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 मोबाइल, 11 सिम, 7 लैपटॉप, 2 बैग बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गैंग के 4 लोगों से करीब 4 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि गैंग ने अब तक 100 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद अपनी मांगों के समर्थन में पत्नी शीला शेखावत ने न्याय यात्रा को चूरू में स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल गोगामेड़ी से 3 मार्च से शीला शेखावत अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रवाना हुई थी और करीब 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद वो चूरू पहुंची थी और चूरू के नाथजी छतरी में उनका विश्राम कार्यक्रम था, जहां प्रशासन के द्वारा वार्ता का प्रस्ताव रखा गया। शीला शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद न्याय यात्रा को स्थगित कर रखा है। यदि उनकी 9 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता है तो 3 सप्ताह के बाद फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। हम यहाँ चूरू में पहुंचे, उसके बाद में प्रशासन से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमारी सीएम साहब से बात करवाई और काफी टाइम तक सीएम साहब ने हमारी बातें सुनी भी, और सुनने के बाद में उन्होंने हमें 3 हफ्ते का टाइम मांगा, जिसमें हमने उनको 2 हफ्ते के लिए बोला, लेकिन बाद में सब लोगों की सहमति से हमने उनको 3 हफ्ते का टाइम दे दिया। 3 हफ्ते के बाद में या तो हमारी सभी मांगे पूर्ण कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर 3 तारीख को हम फिर से सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। सरकार ने इस यात्रा को देखते हुए संवेदनशीलता बरती और चूरू प्रशासन ने के मोटिवेशन करने के बाद हमें कल वार्ता के लिए जयपुर बुलाया था और जयपुर में सकारात्मक से हमारी सारी वार्ता हुई। 2 दौर की वार्ता के बाद में इसका हमें कुछ लाभ मिला है। तुरंत तो लाभ नहीं मिला है, लेकिन सरकार के आग्रह पर सीएस होम और कमिश्नर जयपुर और बड़े अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई जो सकारात्मक थी। आगे बढ़ते हैं। करौली जिला मुख्यालय पर मंडरायल स्थित नवीन चिकित्सालय में लिक्विड ऑक्सीजन भंडारण के लिए सालो टैंक का उद्घाटन किया गया। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर तथा हॉस्पिटल पीएमओ डॉक्टर रामकेश मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से आपात स्थिति में रोगियों को अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही अधिक मात्रा में ड्राई ऑक्सीजन से होने वाले रोगों से भी बचाव होगा। और इस दौरान विधायक ने अस्पताल में पलंग पर प्रतिदिन रोगियों को बिछाने के लिए नई चादर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक कोष से 10 लाख रुपए की घोषणा भी की है। आज जो ये उद्घाटन हुआ है, इससे करौली जनता को ऑक्सीजन का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और आने वाले जो टाइम है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हमने ये उद्घाटन किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, तो डबल इंजन की जो सरकार है इसका हर व्यक्ति को फायदा मिले। आज न्यू हॉस्पिटल हमारे एमसीएच विंग में माननीय हमारे विधायक महोदय दर्शन सिंह जी के कर कमलों द्वारा
लिक्विड ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट का शुभारंभ हुआ है, उसका फीता काटा गया है। ये लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि 2 प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन के चल रहे हैं, लेकिन हमारी करीब ये 10 टन का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का स्थापित हुआ है। इससे मरीजों को लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी। कई बार क्या होता है, आपने कोरोना में देखा होगा कि ड्राई ऑक्सीजन लंबे समय तक अगर किसी मरीज को दी जाती है तो उसके लंग्स को कई नुकसान होते हैं। उसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर जिला अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट लगे। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों के लिए समान न्याय की वकालत की है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संविधान निर्माण में बीकानेर के योगदान को याद किया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जिला अदालतों के हालातों को सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जिला अदालतों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये न्याय की दिशा में पहला कदम होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे। शहर का योगदान संविधान निर्माण में भी रहा है, काफी बड़ा योगदान रहा है। संविधान सभा के 284 सदस्यों में कंवर जसवंत सिंह का संबंध बीकानेर की धरती से था। उनके अलावा महाराजा गंगा सिंह कई सालों से जुड़े हुए थे, प्रिंसेस चेंबर के चांसलर भी रहे। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन जीने का वाहन है और इसकी आत्मा कई युगों की भावना है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हम मेजबान हैं।